स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोडर्म के बारे में, जो कि 3 जर्मिनल लेयर या 3 जनन स्तरों में से एक प्रमुख जनन स्तर होता है। एक्टोडर्म सामान्यतः उस जनन स्तर या जर्मिनल लेयर को कहा जाता है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ पाई जाती है या एम्ब्रियो को घेरे रहती है। हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या द्विस्तरीय प्राणियों के अंदर एक्टोडर्म प्रमुख 2 जनन स्तरों में से एक होती है। दूसरा जनन स्तर वहाँ पर एंडोडर्म होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म ये 3 जनन स्तर होते हैं। यदि हम बात करें कि एक्टोडर्म का निर्माण कब होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा एक्टोडर्म नामक जनन स्तर का निर्माण होता है। यदि हम ये कहें कि जब तक गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट नहीं होता, तो ब्लास्टुला स्टेज में हम कैसे पहचानें कि ये सेल्स आगे चलकर एक्टोडर्मल सेल्स बनाएगी या एक्टोडर्म का निर्माण करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वे सेल्स जो एनिमल पोल की तरफ पाई जाती है ब्लास्टुला के अंदर, वे ही आगे चलकर एक्टोडर्म का निर्माण करती है तथा भविष्य की एक्टोडर्मल सेल्स है उनके नाम से जानी जाती है। यदि हम बात करें कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले यदि हम एम्फीबियंस की बात करें, तो हमने एम्फीबियंस में एपिबोली के दौरान ये पढ़ा है कि एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली सेल्स जो एनिमल पोल की तरफ होती है, वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ मूव करती है या स्प्रेड होती है। इसे एपिबोली या अध्यारोहण के नाम से जाना जाता है। बर्ड्स और फिशेज के अंदर एंडोडर्म व मीजोडर्म का निर्माण करने वाली सेल्स अंदर की तरफ धंसती है तथा इनका धंसना जो होता है वो ब्लास्टोसील नामक गुहा में होता है। पीछे जो सेल रह जाती है बाहर की तरफ, वो भविष्य की एक्टोडर्म का निर्माण करती है। इसी तरह प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ब्लास्टुला जो होता है वो 2 प्रकार की सेल्स से बना होता है। एक होती है इनर सेल मास और दूसरी जो सेल्स होती है वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। अब यदि हम ये कहें कि इनर सेल मास है वो आगे चलकर भविष्य के एम्ब्रियो का निर्माण करेगा तथा ट्रोफोब्लास्ट है उसके द्वारा प्लेसेंटा नामक अतिरिक्त संरचना या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण होता है, जो कि भ्रूण के विकास में सहायक होती है। एम्ब्रियो जो इनर सेल मास से बनता है, वो एम्ब्रियो जो है वो 2 प्रकार की सेल्स बनाता है। उनमें एक एक्टोडर्मल सेल होती है, दूसरी एंडोडर्मल सेल्स होती हैं। एक्टोडर्मल सेल्स है वो स्प्रेड होकर के वहाँ गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत करती है। तो यहाँ अपन ने ब्रीफ में ये पता लगाने की चेष्टा की है कि किस तरह से गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के दौरान एक्टोडर्मल सेल्स का निर्माण होता है या एक्टोडर्म नामक जनन स्तर का निर्माण होता है। यदि हम बात करें कि एक्टोडर्म का फंक्शन या कार्य क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्टोडर्म होती है वो मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो एपिडर्मल एक्टोडर्म और दूसरी न्यूरल एक्टोडर्म। एपिडर्मल एक्टोडर्म वो होती है जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर किए रहती है तथा उससे आगे चलकर भविष्य में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जो सामान्यतः बाह्य संरचनाओं में गिने जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं स्किन या त्वचा, स्वेट ग्लैंड्स या पसीना ग्रंथियाँ या श्वेत ग्रंथियाँ, स्किन के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स, हेयर फॉलिकल्स, एक्सटर्नल सरफेस जो होती है आइज़ की कह दीजिए आप, जैसे कॉर्निया और लेंस। इसके अलावा दांत के चारों तरफ पाया जाने वाला इनेमल और माउथ तथा रेक्टम के अंदर पाई जाने वाली एक्सटर्नल लाइनिंग है वो एक्टोडर्म से बनी होती है, जिन्हें स्टोमोडियम तथा प्रोक्टोडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये एपिडर्मल एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। फिर दूसरी एक्टोडर्म जो होती है वो न्यूरल एक्टोडर्म होती है, जो न्यूरुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, या ज़्यादा सही कहें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। हमने न्यूरुलेशन वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि न्यूरुलेशन की प्रक्रिया के दौरान जो बनने वाली न्यूरल ट्यूब होती है उसका निर्माण 2 तरीके से होता है, और हम दोनों तरीकों के बारे में या दोनों विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना या टॉपिक को बढ़ाना होगा। फिर इसके बाद में हम ये कहते हैं कि ये जो न्यूरल ट्यूब होती है उससे आगे चलकर ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड है उसका निर्माण होता है, तथा न्यूरल ट्यूब जिस स्थान पर एक्टोडर्म से अलग होती है उस स्थान पर कुछ सेल्स बनती है या कुछ सेल्स पाई जाती है, जिन्हें न्यूरल क्रिस्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है, या शॉर्ट में जिन्हें एनसीसी कहा जाता है। उन न्यूरल क्रिस्ट सेल्स से भी आगे चलकर बहुत सारे संरचनाओं का निर्माण होता है, जो सामान्यतः
स्कल बोन्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है। फिर उसके बाद में एक जो डायग्राम है उसके द्वारा न्यूरलेशन के प्रोसेस को बताया गया है कि न्यूरलेशन का प्रोसेस है वो दो तरीके से किस तरह से होता है। तो ये आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगली स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि एक्टोडर्म के जो फंक्शन है उनको चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि एक्टोडर्म जो है वो दो प्रकार की है। उनमें से ऊपर वाली आउटर एक्टोडर्म है और इसे एपिडर्मल एक्टोडर्म के नाम से जाना जाता है, और नीचे की तरफ हम कह सकते हैं कि न्यूरल एक्टोडर्म है जो न्यूरल ट्यूब बनाती है। आउटर जो एक्टोडर्म है उससे बनने वाली संरचनाएं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एपिडर्मिस या बाहर की कवरिंग, हेयर, नेल्स, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जिसे हम कह सकते हैं, माउथ एपिथेलियम है उसके अंदर हम कहते हैं कि ये एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी उसका निर्माण होता है, दांतों के एनिमल का निर्माण होता है, और इसके अलावा गाल के अंदर या चिक के अंदर पाई जाने वाली एपिथेलियम का निर्माण होता है। इसी तरह लेंस और कॉर्निया की आउटर कवरिंग के रूप में हम कह सकते हैं कि ये एपिडर्मिस पाई जाती है। फिर उसके बाद में नीचे वाले डायग्राम में आप ये देख रहे हैं या नीचे वाले न्यूरल ट्यूब से हम कह रहे हैं कि भाई जो बनने वाली संरचना है उसमें ब्रेन, न्यूरल जो पिट्यूटरी आप कह सकते हो, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स और रेटिना का निर्माण जो न्यूरल एक्टोडर्म है उससे बनती है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एनसीसी या न्यूरल क्रिस्टल्स वे होती है जो न्यूरल ट्यूब बनने के दौरान अलग होती है। उनसे जो संरचनाएं बनती है उसमें से एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आप कह सकते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का निर्माण, न्यूरोग्लियल सेल्स का निर्माण, स्वान सेल्स का निर्माण इन्हीं से होता है। इसी तरह एड्रिनल मेड्यूला, इसके अलावा मेलेनोसाइट्स, इसके अलावा फेशियल कार्टिलेज, और आप कह सकते हो कि दांतों का जो डेंटिन होता है वो इन्हीं सेल्स से बनता है। तो इस चार्ट में एक्टोडर्म के फंक्शन को संक्षिप्त में समझाने की चेष्टा की गई है। अब अगले कुछ टॉपिक्स में हम अगले अन्य जनन स्तर है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एक्टोडर्म में एक प्रमुख जनन स्तर या जर्मिनल लेयर होती है और जिसका फंक्शन ये होता है कि वेरियस ऑर्गन्स या विभिन्न अंगों का निर्माण करना। एग्जाम में जनरली इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन संरचनाओं का या निम्न संरचनाओं का निर्माण किस जनन स्तर से होता है। तो ये चार्ट आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा जिसमें आप संक्षिप्त रूप से उन संरचनाओं के बारे में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।